नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप कक्षा 10 विषय गणित के 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल देखेंगे। इस वीडियो में ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक सवाल बताए हैं। और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक के हल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 बताने से पहले आपको बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक के हैं और ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो अनसॉल्व्ड में आए हुए हैं, यानी 4 नंबर के जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में हैं वही प्रश्नों के हल आपको सिर्फ बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो कुछ हमारा इस तरह से है, ध्यान से पढ़िए। 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, मतलब आय मतलब कमाई, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है, मतलब दोनों व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, मतलब उनके महीने की सैलरी ज्ञात करनी है। तो इसको आप करेंगे कैसे, आइए उस चीज़ को समझ लीजिए। शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें। दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि फिर हम खो जाएंगे, आप तक मेरी दोबारा वीडियो नहीं पहुँच पाएंगी, तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे माना, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9, तो इसे मान लेंगे 9x, ठीक है। व दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7, तो इसको मान लेंगे 7x, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुपात में रखा तो x और y को मानना पड़ेगा। तो आय को हमने x करके मान लिया दोनों व्यक्तियों को, और खर्चों को y करके मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आय की बात हो गई। अब यहाँ पर पुनः माना पहले व्यक्ति की मासिक खर्च, मतलब वो महीने में कितना खर्च करता है, इसका दे रखा है 4, तो 4y मान लेते हैं। व दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च को हम मान लेते हैं 3 दे रखा, तो 3y मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आय का। आय का एक सूत्र होता है जो कि आपको छोटे क्लास में समझाया गया होगा। आय का होता है मतलब कमाई, कैसे खर्च उसमें होता है कमाई में, और बचत मतलब जितना हम बचा लेते हैं, ये होता है सूत्र, ठीक है, आय का। तो यहाँ पर जो है पहली व्यक्ति की बात कर लेते हैं। पहली व्यक्ति की कमाई कितनी है, 9x, और उसका खर्च है 4y, और ये दोनों व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको x 1 मानने से पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि चर एक तरफ होने चाहिए, कुछ इस तरह से। अब मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये तो था फर्स्ट यानी पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब करते हैं दूसरे व्यक्ति की बात। दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है बच्चों, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, आय उसका 7x है और खर्च उसका है 3y, और बेबी 2000 रुपये बचाता है महीने के। तो 7x - 3y बराबर 2000 रुपये, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर
विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है? चर एक बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर चर कैसे बराबर होंगे? अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें, अब करने के बाद में घटा दें। ठीक है, ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, अब देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पे घटाना होगा बाई का, घटाने पर। ठीक है, अगर आपने ये विलोपन विधि समझी है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 नेम 27x और 3 चक्कू 12y और 3 दूनी 6 यानी 6000। ये हो गया समीकरण 1, 3 से गुणा हो गई। ठीक है, अब समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दीजिए। 4 सत्ते 28x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर 4 दूनी 8000। ठीक है, अब जो कि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो गया कट। बचा क्या बच्चों? 27 में से 28 जाएगा तो बचेगा माइनस का x बराबर, इधर बचेगा माइनस के 2000 क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ गया 2000 रुपये। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़े बड़े क्वेश्चन है क्योंकि 4 नंबर में है, 4 नंबर ऐसे नहीं बोर्ड में मिल जाते बच्चों, है ना। तो समीकरण 1 हमारी है क्या वो ज़रा देख लीजिए। उसकी आय थी 9x पहले व्यक्ति की, तो 9x थी, तो यहाँ पर जो है हमारी आ जाएगी, क्योंकि आय निकालना तो आय में डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो 9x 9 गुणे 2000, तो उसका कमाई कितनी है? 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की। कितने की? पहले व्यक्ति की। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की? दूसरे व्यक्ति की थी 7x। अब जो कि आय कह रहा था तो आय निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 1 में हम नहीं रखेंगे जाके, क्योंकि हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है, आय से मतलब है। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं हमारे आय यानी x बराबर निकल आया है। और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मासिक आय ज्ञात कीजिए, आय। ठीक है, हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है तो हमें इसमें मान रखना होगा। ठीक है, इसलिए हम बाई का मान नहीं निकालेंगे इसमें। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय को बच्चों हमने माना था 9x। कितना माना था? 9x। तो 9 गुणा 2000, x का मान रख दिया, कितना आ गया? 18,000 रुपये। उसकी 18,000 रुपये कमाई है। और दूसरे व्यक्ति की आय 7x, तो 7 गुणे 2000, तो कितने आ गए? 7 दूनी 14,000 रुपये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा बच्चों। ये बाई का मान इसमें नहीं निकाला जाएगा। क्यों? एक बार क्वेश्चन को रोक के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने बाई का मान क्यों नहीं निकाला। ठीक है, क्योंकि वो हमसे सिर्फ मासिक आय पूछ रहा था। ठीक है, 17वां सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों वो आपका है ऊंचाई और दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। कितना है बच्चों? 30। चलिए इस चित्र को हम पहले बना लेते हैं। तो 10 मीटर का एक पोल चाहिए, पोल हमने ले लिया, स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर और 30 मीटर का है बिंदु P पर। ये कुछ इस तरह से 30 अंश का, तो ये कुछ इस तरह से मैच कर देते हैं। ये हो गया 30 अंश का। कितने का? 30 अंश का। और ये बिंदु है P। और आगे है क्वेश्चन, भवन के शिखर का पर एक ध्वज है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भवन की छत है, उसके ऊपर एक ध्वज लगा है। अब ध्वज के शिखर
आपका P से उन्नयन कोण 45 है। अब ध्वज का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45। तो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है 45। कितना है बच्चों 45 अंश। ठीक है, चलिए ये हमें 10 मीटर दे रखा है भवन की ऊंचाई, तो 10 मीटर ले लेते हैं। ये A है, ये B पॉइंट है और ये C और ये P तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम बच्चों, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे h। कितना मान लेंगे h, यानी स्तंभ ध्वज स्तंभ की जो है ऊंचाई h मान लेंगे और इसको मान लेंगे x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना AB बराबर h मीटर, CP बराबर x मीटर और BC बराबर 10 मीटर हमको ज्ञात है। ठीक है, अब त्रिभुज हम लेंगे सबसे पहले 30 वाला, क्योंकि हमें इसमें लंब और आधार पता है। ठीक है, तो ये लेंगे 30 वाला, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCP में। ठीक है बच्चों, क्या लेंगे, और लंब और आधार किस में होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से होता है 10 में। किस में होता है 10 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 अंश बराबर लंब हमारा है BC और आधार है CP। 30 का मान होता है एक बटे √3 बराबर BC हमारा 10 है और CP हमारा x है। कंची गुणा करा दीजिए, x एकम x 10 √3, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसका आगे इस्तेमाल होगा। अब कर लेते हैं हम 45 की बात। किसकी करते हैं 45। अब 45 में देखिए बच्चों, ये पूरा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 45 में। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा आधार जो होगा वो, जो लंब होगा वो होगा h+10। कितना होगा h+10। तो यहाँ पे इसको ऐसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में। आप ध्यान से देख सकते हैं क्या नाम है इसका, APC या फिर ACP। ठीक है, जैसे आप चाहें, C बीच में रखना, ओके, क्योंकि ये 90 का है। उसके बाद में tan 45 अंश बराबर लंब हमारा जो लंब है वो है h+10 अब बटे में हमारा CP है x। ठीक है, अब आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, h+10 x का मान आपको पता है 10 √3 है। कंची गुणा करा दीजिए, 10 √3 बराबर h - +10। ठीक है, उसके आगे जब आप हल करेंगे तो क्या करते हैं, 10 को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 10 √3 - 10 बराबर h। अब 10 को कॉमन कर लेते हैं, तो √3 माइनस का 1 बराबर h। तो ये आ गया आपका h। तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 10 √3 - 1 मीटर। ये आ गई आपकी ऊंचाई। कुछ इस तरह से आपके पूरे के पूरे 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा। बस बहुत साफ साफ बनाइए और चित्र बहुत साफ बनाइएगा। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए इसमें कलर्ड कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल 4 नंबर में। ठीक है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हाफ ईयरली में भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो देख लीजिए क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। ये आपका NCERT में भी होगा। ठीक है, तो आप इसको करेंगे कैसे बच्चों, उसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे माना जाता है कि दो संख्या कह रखी, तो पहली और दूसरी संख्या मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर x मान लिया आपने, व दूसरी संख्या, अब जो कि आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ने कितना आ रहा है 27, तो घटाने पर कितना आएगा 27 माइनस x। किस तरह से, इस तरह से देखिए, अगर x प्लस x है, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ रहा है। यहाँ पर x क्या a मान लो, अलग अलग लगेगा, तो दूसरी संख्या a है, पहली संख्या x, तो 27 माइनस x हो जाएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 27 माइनस x, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये होता है। अब समझ में आया 27 माइनस x क्यों है, इसलिए है। आगे देखिए प्रश्नानुसार ठीक है, अब आप लिखेंगे कि दोनों संख्याओं गुणनफल, यानी x की पहली संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 182। चलिए गुणा कराइए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 182 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, जो बराबर में 0। ठीक है, अब इसे सीधा करके लिख दो, क्योंकि x² पहले लिखा जाता है, प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर में 0।
माइनस एक्स कॉमन कर लो, क्योंकि गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का माइनस में नहीं होना चाहिए, तो आपने माइनस कॉमन कर लिया, हो गया माइनस 27x प्लस का 182 बराबर में 0। तो जो फ्रेश होकर समीकरण आएगी वो आपकी आएगी कुछ इस तरह से। अब आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है, एक आ गया, अंश अगर 0 है तो 0 ही हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब करते हैं इसका गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा कराने पर आपका 182 आए और जोड़ने पर आपका 27 आए, ठीक है। तो ये एक लौता नंबर ऐसा है, 14 की 13 से कराओगे तो 182 आएगा, 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आगे जो होगा अलग कलर से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख लीजिए 14 प्लस 13, पीछे x प्लस 182 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस 182 बराबर में 0। ओके, एक्स कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर x माइनस का 14 बचा। इधर क्या करो, माइनस का 13 कॉमन कर लो तो x माइनस का 14 बचा बराबर में 0। तो x माइनस 13 और इधर आ गया x माइनस 14 बराबर 0। अब जो कि हमें संख्या निकालनी है तो इसलिए हम संख्या निकाल लेंगे। अब x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 और x बराबर 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः ये लिखना जरूरी है, अतः प्राप्त पहली संख्या x बराबर जो हमारी 13 है व दूसरी संख्या क्या रखा था 27 माइनस एक्स। तो इसको हल कर लो, 27 माइनस 13 कर दो, कितना आया 14, ठीक है। कोई भी एक संख्या ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो। आंसर अगर 13 लोगे तो इस तरह से आएगा और 14 लोगे तो अलग तरीके से आएगा, ठीक है। ओके, दोनों ही संख्या मान्य है, आप दोनों संख्या लिख सकते हो। फिलहाल हमने 13 को मान्य माना है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19वां। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 4 नंबर में सभी सवाल कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इसलिए सभी प्रश्नों पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप बिजी हैं तो थोड़ा सा रोक कर बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया है, इससे सरल क्वेश्चन दे नहीं सकता था एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये इस तरह शंकु हो गया। इसकी ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ जो ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो डाटा दिया उसको ध्यान से देखिए। शंकु की परिधि यहाँ पे लिखेंगे, शंकु की परिधि का फार्मूला बच्चों होता है 2 पाई आर, और शंकु की परिधि आपको दे भी रखे कितने 24 पाई बराबर 2 पाई आर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी आर कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, ओके। अब शंकु का आयतन वाला हमें निकालना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर सीधे सीधे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से लीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने कक्षा 9 में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान हम ऐसे ही रख लेते हैं, और गुणे आर हमारा 12 गुणे 12 और एच हमें दे रखा है 5। तो 1/3 क्या काट ही कर देते हैं, जो कटता है उसे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 चौक 48, 48 पंजे 240, कितना है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालो तो क्यूब में आएगा उत्तर, ओके। ये इतना जरा सारा क्वेश्चन आपका पूरा 4 अंक का है। कितने अंक का 4 अंक का। उन्हें अच्छा अच्छा डायग्राम बना दीजिए, अच्छे अच्छे से लिख दीजिए, वो आपको पूरे 4 नंबर दे देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये थोड़ा सा आपको जाना पहचाना आएगा, मगर इसमें का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ संख्याओं से हेर बदल किया गया है, यानी कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो उससे घबराइए बिल्कुल नहीं, इसके लिए हम हैं।
दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 संख्याएं 244 हैं, तो संख्या ज्ञात करो। क्या करना है? संख्या निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको मानना होता है, आप मानेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या x व दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या x + 2 है। ठीक है, ऐसे लिख लो, एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर डालेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों के वर्ग, इसका और इसका जोड़ने पर जो वर्ग होगा, मतलब आप जब इनको जोड़ोगे तो वर्ग करके जोड़ोगे, उस कितना आएगा? 244। ठीक है, इसी चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग कितना है? 244, ये प्रश्न में कह रहा है। अब इसी को हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आइए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4। चलिए आपको थोड़ा परेशान ना करें, तो डायरेक्ट बता ही देते हैं। कुछ बच्चे कहीं सर ने डायरेक्ट कर दिया। x² + x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर में 244। फिर x² और x² हो जाएगा हमारा 2x²। ओके, ये x² जुड़ जाएंगे, 2x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x माइनस का 244 बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो फिर आगे 2x² प्लस 4x, अब माइनस के 244 में 4 जाएगा, 240 बचेगा बराबर में 0। आप कर लेते हैं 2 कॉमन, कितना कर लेते हैं? 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 2x और 240 का आधा 120 बराबर में 0। फिर x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0/2। अब अंश अगर 0 है तो क्या हो जाता है? 0। ठीक है, आगे कलर फिर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब गुणनखंड होगा। ठीक है, अब गुणनखंड करने पे क्या शर्त है? गुणनखंड करने पे शर्त है यहाँ पर, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी 120 गुणा करो तो 120 आए, घटाओ तो आए आपका 2। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, 12.120, 12 में से 10 जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, x² प्लस 12 माइनस 10 फिर x माइनस का 120 बराबर 0। तो x² प्लस 12x माइनस का 10x माइनस 120 बराबर 0। फिर यहाँ से कॉमन कर लो और इधर कॉमन कर लो, क्या मिलेगा? तो यहाँ पर x कॉमन किया तो x प्लस 12 मिला, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन किया तो यहाँ पर मिलेगा उल्टा, यानी ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ पर x माइनस 10 और x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x का मान निकालना होता है, तो x का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर 10 और ये आ गया x बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब x माइनस 12 माइनस वाले को अमान्य ठहराते हैं और प्लस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली क्रमांक संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त पहली क्रमागत, देखिए लिखना पड़ेगा बच्चों, क्रमागत धनात्मक सम संख्या। ठीक है, लिखेंगे आप, ये लिखना सब पड़ता है। x बराबर कितना है आपका? 10 व दूसरी धनात्मक सम संख्या यानी x प्लस 2 बराबर आपका आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी 12 प्लस के। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 भी लग गया। ये 4 नंबर के
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को बच्चों आप कैसे हल करेंगे? ये 4 नंबर में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, ऐसे दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। हिंदी बहुत अच्छी लिखिए जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे सके। माना पहली क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x व दूसरी, और फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चलिए छोड़िए, दूसरी क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x तो एक सम है, फिर x प्लस 1 जो होगा वो विषम होगा, फिर x प्लस 2 जो होगा वो सम होगा। तो x और x प्लस 2 लेना है। ओके, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको डाल लेते हैं कि प्रश्न में आपसे क्या रहा था। प्रश्नानुसार प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा था कि इनके वर्गों का पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या के वर्गों का योग कितना है? 290। इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, और ये 290 उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा तो बच्चों 0 बचा। एक एक्स और एक स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4x माइनस का 290 बराबर में 0। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x पास पास लिख लेते हैं। 290 में से प्लस के 4 आप घटा देंगे, बचेंगे 286 बराबर में 0। अब फिर आप कर लेंगे 2 कामन, तो यहाँ पर x स्क्वायर बचा, यहाँ पर 2 कामन हो गए, 2x बचा, यहाँ पर 286 के आधे 143 बचेंगे बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 2, ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। बटे में है 2 और अंश में है अगर 0 तो कितना हो जाता है बच्चों? 0, आपको पता है। ओके, आगे सॉल्व करने के लिए फिर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर का एक नियम होता है कि गुणा करो तो कितना है? 143, और उन्हीं नंबरों को घटा दो, कितना आ जाए? 2। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है जिसका 13 की गुणा 11 से कराओगे तो आएगा 143, और 13 में से 11 घटाओगे तो आपको बचेगा 2। ठीक है, इसको लिखते कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस का 143 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13, फिर पीछे x की गुणा, फिर माइनस 11 एक्स माइनस का 143 बराबर में 0। x कामन कर लीजिए, x प्लस 13 बचेगा। यहाँ पर आप कर लीजिए माइनस का 11 कामन, यहाँ पर x प्लस 13 बच जाएगा बराबर में 0। x प्लस 13 और x माइनस 11, ये आपने कक्षा 8 में खूब सीखे होंगे। ठीक है, फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे बच्चों यहाँ पर करेंगे x का मान निकालते हैं, एक मान्य आएगा और एक अमान्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब x प्लस 13 बराबर 0 रखने पर, x माइनस 11 बराबर 0 रखने पर x बराबर माइनस का 13 आ गया जो कि अमान्य होगा, x का मान नहीं हो लेंगे हम। x बराबर 11 मान्य है, इसको लेंगे। ठीक है, तो हमें संख्याएं निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, अतः प्राप्त पहली धनात्मक संख्या, अतः प्राप्त पहली क्रमागत सम धनात्मक संख्या जो आपने x माना था वो है 11, व दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13 है। ओके, इसको लिखना आप सीख लीजिए, जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ पे ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं।
ओके बच्चों, बहुत प्यारा समझाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां हमारा, ये आपका है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो भी ध्यान से देखिए आप। अरे भाई कहाँ गया है क्वेश्चन, तो ढूंढने पाओ तो मिलते भी नहीं है जल्दी। ठीक है, ये रहा। ओके, तो कुछ इस तरह से इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा ए, बी को मान लेते हैं समकोण 90 अंश का सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए को मान लेते हैं हम लोग 3,2 सॉरी 3,2, बी को मान लेते हैं -2,3 -3 और सी को मान लेते हैं 2,3। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे लिख भी लेते हैं। माना, बहुत सिंपल है, 4 नंबर का है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। 3,2, बी बराबर आपने माना है -2, -3 और सी बराबर आपने माना है 2,3। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है वो ध्यान रखिए। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये बराबर आ गया तो ये समकोण होगा, अगर नहीं आता तो समकोण नहीं होगा। अब AC का स्क्वायर मतलब पहले तो AC निकालें। AC के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया होगा ऊंचाई उसमें क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति में। ओके, तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AC की बीच की दूरी बराबर, फार्मूला होगा बच्चों x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो कि आप AC ले रहे हैं तो A कितना हो जाएगा, A में जो है आपका 3,2 और C में है 2,3, यानी x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, चलिए इसे मान रखते हैं। x2 आपका हो जाएगा 2 माइनस x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 और y1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √1 + 1, ये आ गया √2। कितना आया, √2। ओके, तो यहाँ पर जो कि AC का स्क्वायर आपको पता करना था तो ये हो गया AC, खाली AC आया ना, तो यहाँ पर AC स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AC बराबर क्या आ गया आपका, उससे फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, इतना आया। अब आगे देखिए, अब हमें किसका निकालना है, AB का। किसका निकालना बच्चों, AB का। चलिए AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी बराबर, फार्मूला सेम रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो है x2, इसमें A और B, A क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग अपने माइंड में रखा करो। ठीक है, A जो है आपका 3,2 है, अब B जो है आपका वो कितना हो जाएगा, -2, -3, -2, -3। चलिए तो यहाँ पे मान रखते हैं x2 हमारा हो जाएगा -2, -x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा -3 और y1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जो होगा उसको देखते रहिए। -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस कट जाता, 25 + 25, ये आपका आ गया √50। कितना आया, ए बी कितना है 50। एक भुजा और निकालनी है हमें BC, किसको निकालना, BC को, ये वाला। चलिए BC को निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे BC
की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो बिंदु B है वो है -2 कॉमा -3 और जो C है वो है आपका 2 कॉमा 3। ठीक है, चलिए यहीं से रखते हैं। x2 हो जाएगा आपका 2 माइनस x1 है आपका माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 आपका है 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36, ये आपका आ जाएगा 52। कितना आ गया बच्चों? 52 अंडर रूट में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो थी वो थी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, जो AB क्या आया बच्चों आपका? AB आया है आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर, और AB जो आपका आया है वो आया है अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 52 का स्क्वायर। तो इसे जब आगे आप हल करेंगे, यहाँ पर आगे का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 50 प्लस 52, ये आ जाएगा आपका 102। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये जितना भी नीचे किया है ये सब नीचे की लाइन है, क्योंकि पेज कम था इसलिए नीचे कर दिया। अगला 23वां जो सवाल है उसको ध्यान से देखिए। 23वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार पूछा गया है। चित्र में OA इंटू मतलब गुणे का साइन, OB बराबर OC की गुणा OD है। तो सिद्ध करो कि कोण A जो है बराबर है कोण C के, तथा कोण B जो है वो बराबर है कोण D के। इसको सिद्ध करना है। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन को भूल जा रहे हैं तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि आपको बाद में समझ में आता रहे। ठीक है, वीडियो को स्किप करिए पीछे और इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो सभी की स्क्रीनशॉट लेते रहिए, दोबारा नहीं कहेंगे। ओके, चलिए इसको बना लेते पहले। तो यहाँ पर जो है AOD और OCB जैसा वो कह रहा वैसे कर लिया। अब जो है एंगल A जो है वो एंगल C के प्रूफ करना है, और एंगल B जो है वो D के प्रूफ करना है। ये ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे आइए दें। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यानी दिया है हमें OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि OA की जो दूरी है OA की किसके बराबर है? OC के। किसके बराबर है? OC के बराबर। और जो यहाँ पर OD की दूरी है वो किसके बराबर होगी? OB के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो OB की दूरी OD के बराबर होगी। ओके, अब यहाँ पर एक एंगल कॉमन है, वो क्या है? एंगल O इक्वल एंगल O उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के ये इक्वल है, और ये एंगल आपस में बराबर हैं। यह कक्षा 7 में आपने खूब पढ़े। अब जब ये बराबर हैं तो इसमें जितने भी कोण वो कहेगा वो सब आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया एंगल A जो है वो एंगल C के, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये क्लास 9th में आपने यूनिट नंबर 7 में बहुत पढ़ा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पूरे NCERT बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा टफ है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इजी लग जाएगा। हालांकि ये है 7.2 एक्सरसाइज का। चलिए इसको देखते हैं पढ़ के। उस रेखा पर जो अक्षों से A और B का अंतःखंड करती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है। तो सिद्ध करो कि
एक बटा पी का होल स्क्वायर बराबर एक बटा ए का होल स्क्वायर प्लस एक बटा बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ करना है क्या, उसको ध्यान से लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो रेखा का अंतःखंड समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक, ये आपने खूब पढ़ा होगा। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा ए बी, फिर इसकी गुणा इधर कराओ तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में एक। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की गुणा उधर हो जाएगी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब बराबर में जीरो बना लो क्योंकि समीकरण बनाना, तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस में ए बी बराबर में कुछ नहीं तो जीरो। अब यहाँ पर मूल बिंदु है, किससे डाले जा रहे हैं बेटा, मूल बिंदु से डाले गए हैं लंब। तो यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पे लिखोगे मूल बिंदु यानी 0,0 से डाले गए लंब। उस लंब डालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, d बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है लंबाई है। अब आपके क्वेश्चन में कह रखे कि लंबाई को क्या बताया गया, पी बताया गया, तो पी रख लो डी की जगह पे। ए का तो ए ही दिया, बी ए की जगह पे क्या दिया है, क्योंकि x के साथ में a होगा तो यहाँ पर x के साथ में क्या है, b है, तो यहाँ पे b रखो। और x1 क्या हो गया 0 प्लस y के साथ में यहाँ पर a रखा तो y के साथ में यहाँ पर a रखो, गुणे में y1 भी 0 है, प्लस c आपका हो गया माइनस का a b, क्या हो गया माइनस का a b बटे में अंडर रूट a को b कर दिया है और b को a कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज क्या हो ही गया। ठीक है, उसके बाद में 0 प्लस 0 माइनस ए बी बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो लिख लो पूरा हल करके कि p बराबर आया माइनस ए बी बटे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्टेप बाय स्टेप समझ गए बच्चों, ठीक है, वरना ये सवाल बाउंस हो जाएगा आपके। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लो इस पक्ष का, फिर इसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, इधर जो है पी स्क्वायर बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में माइनस हट जाता है, और यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे लिखो पलटने पर, किसे पलटने पर, इसे पलट दो। पलटने पर क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया बच्चों, बस आ ही गया, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा में बनाए रखिए, अभी हो जाएगा। पलट दो तो एक बटा पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको अलग अलग करके लिख लो, एक बटा पी स्क्वायर बराबर, क्योंकि बी का भी स्क्वायर जो है वो आपका यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रहेगा, अब प्लस में ए स्क्वायर का भी आपका एलसीएम जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगी। ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर 1/पी स्क्वायर अपॉन में 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। आपको यही सिद्ध करना था। आप इस वीडियो को जहाँ अपना समझ में आ रहा हो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को अगर फिर से देखना हो तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कक्षा 10 गणित 4 अंक के सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर में भी नहीं मिलेगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एक ही दो बार पूछा गया, इस बार पूरी आने के चांसेस है 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए, 25वां है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए जरा। कह रहा है दी गई आकृति, पहले आकृति बना लो भाई। ये कुछ इस तरह से आकृति है, नाम है ए बी सी
डी और ये ओ, ठीक है, ये दिया है। अब इसको पढ़िए, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, ओ ए सी बी है, ओ ए सी बी, ठीक है, एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। इसको लिखते भी चलो, यहाँ पे लिखेंगे गिवन यानी दिया है, ओ डी बराबर आपको पहले दिया है, ओ से डी तक की दूरी आपको कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दे रखी है जिसका नाम हम आर लिख लेते हैं, आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ये तो हमें पता है केंद्र जो है ओ है, जो कि चतुर्थांश है, यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर, छायांकित भाग ज्ञात करो, छायांकित भाग ज्ञात करना, ठीक है। अब छायांकित भाग कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लो। पहले सबसे पहले आपको बता दूं फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 पाई का मान आपका है 22/7 और आर आपका 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। दशमलव हटाइए, नीचे जीरो बढ़ा लीजिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, एक होता ही है, दशमलव हटाए 1 जीरो, दशमलव हटाए 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, 2 कम 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा आपका, तो आ जाएगा यहाँ पर 11 सत्ते 77 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसको कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे छायांकित भाग में से ओ ए, यहाँ पे लिखो ओ ए सी बी, कहाँ है ओ ए सी डी में से, ये पूरा पता चला हमें 77, कितना पता चला 77/8 ये पता चला। अब उसमें घटा किसे देंगे, त्रिभुज ओ डी बी को, ओ डी बी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छायांकित भाग, यानी छायांकित भाग कौन सा था हमारा, ये वाला है, तो छायांकित भाग ये वाला नीला वाला हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये तो हमने निकाली, इसलिए 77/8 है, माइनस इसका फार्मूला लगा देते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 77/8 गुणे 1/2 गुणे आधार हमारा है 3.5 बटे 1 बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो गुणे में, और आपकी ऊंचाई जो है वो 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिज्या थी 3.5 और ये ऊंचाई है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसलिए आधार और ऊंचाई का फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो क्या आया 77/8, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओ, 7 एकम 7 बटे में 2, ठीक है। आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा 8, तो 8 इधर 8 इधर, 8 से 8 खत्म, 77 का 77, तो चक्कू 8, 4 4 सत्ते 28, इसको जब आप घटाओगे तो आएगा 49/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर रहा। कितना सरल तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाँ तो भाई चलो इसको भी लगाते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि डार्क कलर यहाँ पर हमको चाहिए होंगे। तो कलर चेंज हो गए। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ABCD दे रखी, तो छोटा a बराबर मानना पड़ेगा कैपिटल A, 0, और छोटी b बराबर मानना पड़ेगा 0, b, और तीसरे बिंदु को हम C मान लेते हैं जो हमें दिया है x माइनस वाई। अब अगर कोई चीज़ संरेख दे रखी है 3 बिंदुओं के लेके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज मान लेते हैं ABC का क्षेत्रफल
बराबर 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद सब बराबर में 0। अब x1 x2 क्या है उसको भी समझ लो। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रखते हैं। ध्यान देना, 1/2 x1 हमारा हो गया बच्चों कैपिटल A, y2 हमारा हो गया है कैपिटल B और y3 हो गया है y। ठीक है, यहाँ पर प्लस x2 हमारा हो गया है 0, y3 हमारा हो गया है y। हाँ गलत हो गया, y3 हाँ ठीक है, y3 जो है y हो गया, y1 जो है वो हमारा हो गया 0, x3 जो है x है और y1 जो है वो हमारा 0 है और y2 जो है वो हमारा b है, बराबर में 0। इस दो की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला बचेगा तो अंदर वाले को गुणा कराते हैं। a की गुणा b से होगी तो a b हो जाएगा, माइनस a की गुणा y से होगी तो a y हो जाएगा। ये पूरा पार्ट जो है इतना 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की गुणा होगी। ठीक है, प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये हो गया, ये है x, ये है बचेगा माइनस का b, तो माइनस की b की गुणा जो x से होगी वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का एक्स बी। क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बी, क्योंकि b माइनस का था इसलिए, बराबर में 0। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स कैपिटल B बराबर 0। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखो कि आंसर आता दिख नहीं रहा जो सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए बी से भाग कर दें तो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर। ठीक है बच्चों, चलो कर लेते हैं, ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी बराबर 0। ए बी, इसके भी ए बी बटे में, इसके भी ए बी बटे में और इसके भी ए बी बटे में, तो कटते हैं, जो कटता है ये तो कट गया। यहाँ बचा 1 माइनस ए से ए कट गया, यहाँ बचा बाई बटा बी, यहाँ पर बी से बी कट गया तो यहाँ बचा एक्स बटा ए बराबर में 0 के बटे में कुछ भी हो, कुछ रहता 0 ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस बाई बटा बी माइनस एक्स बटा ए बराबर, ये जो 1 है ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से LHS वाली साइड से हम 1 को माइनस को कर लेते हैं कॉमन, तो ये बचा बाई बटा बी प्लस एक्स बटा ए बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। अब इस वाले को सीधा करके लिख दो। ठीक है, तो एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी बराबर ए, यही आपको प्रूफ करना था। पूरे 4 नंबर देगा एग्जामिनर और बहुत साफ सुथरे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से लगा है, देकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, इस क्वेश्चन नंबर 27 में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, चलो हम लगाते हैं अब इसको। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को आपको पता है हम लोग L से लिखते हैं, तो L बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है 90 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें निकालने कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या हम निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ दे रखी है हमको। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है शंकु का होता है पाई आर फिर आर प्लस एल बराबर में हमें दे रखा है 90 पाई। यहाँ पे मान रखेंगे बस और कुछ नहीं, आर तो हमें निकालना ही है,
ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसके अंदर गुणा करते हैं आर और आर के हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल आर बराबर 90। ठीक है, आर हमें निकालना है तो यहाँ पे एल का मान दे रखा है, एल का मान रख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस 13 आर बराबर 90। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस का 90 बराबर 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई यानी गुणनखंड करने। ठीक है, गुणनखंड करने का तरीका, गुणा करो तो 90 आए, घटाओ तो 13 आए, ऐसे दो नंबर। तो यहाँ पर जो है हमारे बनेंगे 18 पंजे 90, 18 में से 5 जाएगा बचेगा 13। ठीक है, चलिए इसको लाइन को लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस का 90 बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस का 5 आर माइनस का 90 बराबर में 0। आर कामन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा आर प्लस 18, यहाँ पे माइनस 5 कामन करते हैं तो बचेगा आर प्लस 18 बराबर में 0। आर माइनस 5 इधर आ जाएगा आर प्लस 18। ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करते हैं, 0 रखते हैं, आर माइनस 5 बराबर 0, आर प्लस 18 बराबर में 0। तो आर बराबर ये 5 जो है मान्य है, आर बराबर ये माइनस 18 आएगा, ये अमान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लग गया 4 नंबर पूरे। ठीक है, कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ये ग्राफीय विधि है, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। चलो भाई देखते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अंततः अनेक हल हैं। ऐसे लगाना, अनेक हल हैं करके हमें लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमेशा की तरह करेंगे, समीकरणों को लिखेंगे। ठीक है, समीकरणों को लिखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर समीकरण 2 को लिखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 जो होगी वो हमारी 9x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर तो कॉमन हो रहा, 3 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाए 3x माइनस वाई बराबर 6। कट कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हो गया 3x माइनस वाई बराबर 2। ये दोनों समीकरणें एक जैसी हैं। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, बहुत इजी तरीका है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, और जो समीकरण 1 में होगा वही समीकरण 2 में होगा, समीकरण 1 में, मगर हम करके आपको दोनों चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ समीकरण 1 जो रोकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर y रोकते हैं बराबर 2 माइनस का 3x माइनस वाई, इधर माइनस कॉमन कर लेते, 3x प्लस का हो गया, 2 हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका आ गया 3x माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। ठीक है, x का मान अगर हम यहाँ पे रखें 1, तो यहाँ पर 1 रखो, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, y का मान भी 1 आएगा। अगर हम 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा पार्ट, 0 में से 2 जाएगा, वो भी क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, सेम पार्ट, सेम ट्रिक इधर लगेगी क्योंकि दोनों समीकरणें एक जैसी हैं। अगर अलग अलग हो तो आप लगा लीजिएगा, फिलहाल एक इसमें तो एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, पूरा कॉपी मारता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेम ट्रिक। आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बहुत प्यारा सा, रफली बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, -1 -2 -3, ये 0, माइनस प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस का 3 प्लस का 4, -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे करके आप देखो समीकरण में x बराबर अगर पहला 1 है तो y बराबर भी 1 है, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर
x हमारा 0 है तो y बराबर माइनस का 2 है, यहाँ पर आएगा, दोनों के लिए यहीं पर आएगा। स्केल लो, दोनों देखो पॉइंट कहाँ पे कट रहे हैं, वहाँ पे रखो कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो गई लाइन ड्रॉ। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 के लिए। ठीक है, आपको पूरे एग्जामिनर जो है पूरे के पूरे 4 नंबर देगा, क्योंकि इतना क्लीन किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया। यूट्यूब पे हो क्या रहा है, यूट्यूब पे ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, टाइम बर्बाद करो बच्चे का, पैसा कमाओ मोटा, अब बस आगे निकल जाओ। प्रश्न संख्या 29। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। सबसे पहले बता दें कि एक आयताकार खेत है, तो सबसे पहले एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये हो गया एक आयताकार खेत, उसकी विकर्ण, एक विकर्ण डाल लेते हैं जो कुछ इस तरह से होगा। अब कह रहे हैं उसके विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा, यानी छोटी भुजा हो गई हमारी x, और ये हो गया 60 मीटर अधिक लंबा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया, इसको नाम दे देते हैं A B C और ये D। तो आप देखिए एक त्रिभुज बन गया ये कुछ इस तरह से। इसका लंब हो गया x, कर्ण हो गया x + 60, और हमें आधार निकालना है। आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आगे पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो खेत की हमें भुजाएं निकालनी। आयो बच्चे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको हिंदी में सब कुछ बताना भी होगा। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर व बड़ी भुजा x + 30 है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर देखो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से 4 अंक का है बेटा, हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको। फिर यहाँ पर लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका x + 60 का स्क्वायर, लंब है आपका x का स्क्वायर, और आधार है x + 30 का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, इसको ओपन कर दो। a² + b² + 2a और ये b। ठीक है, x², इसको भी ओपन कर दो, x² + a² + b² + 2a और ये b। ठीक है, सॉल्व कर लो। x² ये हो जाएगा 6 × 36, 3600 प्लस 60 दूनी 120, 120x बराबर x², ये x² हो जाएंगे 2x², ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 × 3 = 9, 900 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 दूनी 60, 60x। सभी एक तरफ लिए जाओ। ठीक है, तो एक तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा x² - 2x²। ठीक है, ये चला गया उधर। फिर x वाले को लिख लो 120x, उधर वाले को ले लो -60x, फिर 3600 इधर के और उधर के 900 माइनस के, बराबर में कुछ नहीं, 0। तो 2x में से 1x जाएगा, -1x बचेगा। 120 में 60 जाएंगे, प्लस के 60x बचेंगे। 3600 में से 900 जाएगा बच्चों, तो आपको बचेगा प्लस का 2700। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि x² जो होता है माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो, x² - 60x माइनस का 2700। ठीक है, बराबर में 0, और ये माइनस जो है इसके बटे में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी ये हट गया। ठीक है,
अब देखो इसका गुणा करो तो 2700 है, अब घटाओ तो 60 है, तो 90 तियाँ 27, 90 की 30 से गुणा करोगे तो 2700 आएगा, 90 में से 30 घटा दोगे तो आपका 60 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस का 2700 बराबर में 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस माइनस प्लस 30 एक्स माइनस का 2700 बराबर 0। फिर एक्स कॉमन कर लिए, एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन कर लिए, इधर बचा एक्स माइनस 90 बराबर में 0। इधर हो गया एक्स प्लस 30, इधर हो गया एक्स माइनस 90 बराबर में 0। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, तो आप लिखोगे एक्स प्लस 30 बराबर 0, एक्स माइनस 90 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 30, एक्स बराबर प्लस के 90। तो ये आपको पता है कि माइनस भुजाएं जो हैं कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये अमान्य है, ये मान्य है 90। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे जो कि आपने छोटी भुजा को x माना, तो यहाँ पे लिखोगे अतः छोटी भुजा x बराबर 90, और बड़ी भुजा भी निकालनी होगी। बड़ी भुजा x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30, तो हो गया 120 मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे लगाओगे बच्चों तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 4 अंक देगा। बहुत अच्छी तरह से कॉपी चेक होगी, आपको मज़ा आ जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। इसको थोड़ा लिखने में परेशानी हुई तो हैंड से ही लिख दिया, पेंसिल से ही लिख दिया बच्चों। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, कह रहा है जांच करो कि द्विघात समीकरण इतनी दी है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात करो। कह रहा है अगर वास्तविक है तो मूलों को भी निकालो। ठीक है, आओ चलो लगा लेते हैं सवाल को। बहुत प्यारा सवाल लगेगा, मज़ा आ जाएगा, 4 नंबर में है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, 3/4 एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक है, 4 को बटे में से हटाना शुद्ध करने के लिए, तो बटे जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो गया, पूरा हो गया एलसीएम 4। तो इधर 3x स्क्वायर माइनस का 4 अट्ठे 32 एक्स प्लस 4 3 12 बराबर में 0। फिर अगली लाइन में 3x स्क्वायर माइनस का 32 एक्स प्लस 12 बराबर में 0 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 32 एक्स प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये भी सही है। अगर चाहो तो आप 3 भी कॉमन कर सकते हो, फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 32 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, फिर लिखेंगे समीकरण, क्योंकि 4 नंबर का तो आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर आपका हो गया 3, b बराबर हो गया माइनस का 32 और c बराबर हो गया 12। ओके, अब विविध कर वाला फार्मूला लगा देंगे। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का 4 यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3, c का मतलब 12। 32 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1024 माइनस 4 3 12 12 12 144। 1024 में से 144 माइनस करोगे तो आपका आएगा 880, जो कि एक धनात्मक है, तो इसके मूल होंगे। ठीक है, परंतु विभिन्न रूप के होंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे आप देखोगे। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र लगाओगे आपका, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में 2a बराबर माइनस माइनस 32 है भी प्लस माइनस अंडर रूट 880 बटे 2 इंटू 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 32 बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 की गुणा 220 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 880। ठीक है, बटे में 6 बराबर 32 प्लस माइनस 2 निकल आया 4 से, अंदर बचा 220। ठीक है, बटे में 6, ऊपर कॉमन कर लो 2 हाँ 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो जाएगा तो आपको बचेगा, इधर बचा 16, इधर प्लस माइनस अंडर रूट 220 बटे में 6, 2 कम 2 2 3 6। तो यहाँ पर लिख लो, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे एक बार माइनस चिन्ह लेने पे, इसके आगे का। ठीक है, इसके आगे का इधर कर देते हैं, यहाँ पे लिखो प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट
220 बटे में 3। एक तो ये आंसर हो गया x का मान, ठीक है। दूसरा x का मान जो है वो आएगा माइनस में, यहाँ पे लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये -220 हो गया बटे में 3 हो गया। 2 आंसर आ गए, ठीक है।